पास में अल्फा इक्वल टू क्या है, कोणीय त्वरण है। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास में a इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt होगा। ठीक है, a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, तो जहां पर v क्या होगा, dr अपॉन dt होगा। ठीक है, v इक्वल टू dr अपॉन dt आ जाएगा। तो जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर जो चेंज आ रहा होता है वो किसमें होता है, r के अंदर, यानी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो रहा होता है। तो अपना जो v होता है वो dr अपॉन dt हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा, जो चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, एंगल के अंदर होगा। ठीक है, ओमेगा जो है अपना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या हो रहा होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो उसका क्या चेंज होगा, ये उसका थीटा एंगल बना रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है तो उसका थीटा चेंज होगा, थीटा 1 डी थीटा हुआ, ठीक है, थीटा 2। इस प्रकार हर बार क्या हो जाएगा, उसका एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक फिक्स आर तो उसका सेम है, ठीक है, आर उसका सेम है, फिर भी क्या आ रहा है उसके पास में, वेलोसिटी जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी इस एंगल के चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, अपना एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जिस तरह से लीनियर मोशन में ए को डिफाइन करते हैं, वैसे यहाँ पर अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा हमारा कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो अपने पास में आ गया टो एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा अपने पास में मान आया है इसका। तो यदि टो एक्सटर्नल इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, टो एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा इक्वल टू 0। आई अल्फा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होगा, आई अल्फा इक्वल टू 0, तो ये हो गया आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहां से अपने पास में आ गया ओमेगा जो है वो नियत आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से ये अपने पास में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 हो, तो क्या होगा, जो बॉडी होगी वो एक फिक्स्ड नियत कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाय बल आघूर्ण ठीक है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाय बल आघूर्ण 0 है, तो पिंड घूर्णन x के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता है। घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, इसके अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर, या हम कह सकते हैं
कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ये F इक्वल टू एम ए के ही इक्विवेलेंट है। F इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम ए जो होता है ये उसी के इक्विवेलेंट तुल्य है। बस ये इसके अंदर अपने पास में रोटेशनल मोशन के अंदर है, और जिस प्रकार में F के एब्सेंट होने पर क्या रहता है, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वैसे ही क्या होगा, टॉर्क के एब्सेंट होने पर क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, लिख ले इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी इक्वेशन है, इससे अपने पास में दो रिजल्ट आ जाते हैं कि एक तो क्या होगा कि इसके टॉर्क के एब्सेंट होने पर क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और दूसरा क्या होगा कि ये जो अपने पास में आई और ओमेगा क्या है, आई, और अगर ओमेगा भी यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी हमने लिखा, अगर आई भी क्या हो, परिवर्तनशील हो, आई के अंदर भी अगर चेंज हो रहे हो, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि अगर टॉर्क 0 है तो क्या होगा, आई के बढ़ने पर ओमेगा में कमी होगी, और ओमेगा के बढ़ने पर क्या होगा, आई में कमी होती है। ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या होगा कि यदि किसी रोटेटिंग बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के मान में, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो या उसकी डायरेक्शन हो, अगर चेंज लाना है, ठीक है, अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, तो अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तब क्या लगाना पड़ेगा, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करना हो या डायरेक्शन चेंज करनी हो, उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे ये दो रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, अब जो अपने पास में हमने आई को डिफाइन किया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, आई के लिए इनर्शियल कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ठीक है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई के इनर्शियल कोफिशिएंट्स निकलते हैं। इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दृढ़ पिंड गति की डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। हमारे जो पेपर फर्स्ट चल रहा था आपका, उसकी यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग। यूनिट सेकंड के अंदर दो चैप्टर्स आपके, एक तो था सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और सेकंड है आपके डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ये दो चैप्टर्स आपकी यूनिट सेकंड के हैं। तो पहला जो हमारा सेंटर ऑफ मास चैप्टर था, उसको हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और इसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कोलिजन जो होती है उसको हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर देखा। ठीक है, और हमने इसमें रोटेशनल मोशन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड गति की, यानी रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रिजिड बॉडी होती है वो क्या होती है कि यदि किसी पिंड पर बल लगाते हैं, यानी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए, और उस फोर्स के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो पारस्परिक दूरियां होंगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर वो चेंज नहीं होती है तो वो क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि किसी कण पर, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर ठीक है, बाह्य बल लगाने पर उसके
कणों के मध्य पारस्परिक दूरियां अपरिवर्ती रहती हैं। ठीक है, अपरिवर्ती रहती हैं तो पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा कि कोई बॉडी है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो वो क्या कहलाते हैं, रिजिड बॉडी कहलाती हैं। ठीक है, तो वैसे प्रैक्टिकली आइडिया हम देखें तो हमारे पास में क्या होगा कि कोई भी बॉडी पूर्णतः रिजिड नहीं होती है, कंप्लीटली रिजिड बॉडी नहीं होती है, लेकिन जैसे कि कुछ बॉडी जो अपने ठोस पदार्थ जो भी होते हैं, सॉलिड बॉडी जो होंगी, उनको हम एज ए रिजिड बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो चेंज होगा वो बहुत ही कम होता है, तो उन्हें रिजिड बॉडी माना जा सकता है। जैसे कि रबर वगैरह इलास्टिक जो चीजें हैं वो तो क्या होंगी, उनमें तो चेंज आता है। ठीक है, तो उन्हें रिजिड बॉडी नहीं मान सकते। तो ये अपने पास में रिजिड बॉडी हो गई। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति की। रोटेशनल मोशन की। इस चैप्टर के अंदर हम रिजिड बॉडीज के रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा कि जो कोई बॉडी है वो किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ठीक है, एक फिक्स जो हमारा एक्सिस होगी उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगी, घूर्णन करेगी, रोटेट करेगी, तो वो मोशन क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो जैसे मान लो कोई बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ये बॉडी, इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। इन सभी पार्टिकल्स की जो रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इनका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग जो होता है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, कोणीय वेग जो होगा ओमेगा वो सभी के लिए समान रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे पार्टिकल्स हम ये मान सकते हैं कि वो अलग अलग रेडियस के सर्कल पर घूम रहे हैं। ठीक है, यदि रोटेशनल मोशन होता है तो हमारे पास हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से वो घूर्णन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वो रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी रेडियस ये होगी, इस प्रकार होगी उसकी रेडियस। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी रेडियस इस प्रकार होगी, यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो उसकी रेडियस इस प्रकार होगी। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है उसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस के सर्कल पर घूम रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए क्या होगा, रेडियस अलग अलग है, लेकिन इन सबका जो सेंटर होगा, ठीक है, सभी के लिए सेंटर आएंगे अपने पास में, इस सब का जो सेंटर होगा, ठीक है, उन सब के सेंटर को अगर हम मिलाते हैं, जैसे यहाँ के पार्टिकल्स हो गए, इस तरह से सेंटर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब सेंटर्स को मिलाने पर ये जो एक एक्सिस हमारी बन रही है वो क्या कहलाती है, रोटेशनल एक्सिस कहलाती है। रोटेशनल एक्सिस कहलाती है, घूर्णन एक्स कहलाती है। ठीक है, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी होगी वो क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, रोटेशनल मोशन कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा मोशन होगा जिसके अंदर
बॉडी जो है वो एक फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रही होगी, वो मोशन क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन कहलाता है। और इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी की एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा जो है वो समान रहेगा, और जो इनका रेखीय वेग होगा, लीनियर वेलोसिटी जो होगी इनकी, लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग जो होगा वो भिन्न होगा, v का मान क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये जो मोशन है वो क्या है? रोटेशनल मोशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को लिख ले। रिजिड बॉडी ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। घूर्णन गति के एग्जांपल्स जो भी अपने, जैसे कि फैन होता है उसके जो ब्लेड रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और भी जो भी रोटेशनल मोशन वाली चीजें होंगी जो किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रही होती हैं। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस को हमने पहले भी डिफाइन किया था कि हमारे क्या क्या आएंगे। एक तो अपना क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है कोणीय संवेग, वो किसके अंदर आता है अपने पास में? रोटेशनल मोशन के अंदर। यानी जिस प्रकार हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, अगर लीनियर मोशन होगा, रेखीय गति होगी, तो हमारे पास में क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम J होगा वो क्या होता है? r क्रॉस p होता है। ठीक है, यानी जो लीनियर मोमेंटम है उसका मोमेंट होगा किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि रोटेशनल मोशन के अंदर अपने पास में लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके तुल्य होगा जो रेखीय संवेग है, इसके तुल्य कोणीय संवेग होगा। ठीक है, और जिस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये मेजरमेंट करते हैं कि वो कितने मोशन के अंदर है, या कि उसके मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके मोमेंट अपन उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो हम किससे मेजर करते हैं? मोमेंटम से, कि उसका संवेग कितना है। ठीक है, अपने पास में F इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt। तो जितना ज्यादा अगर मोमेंटम है उतना ही क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। उसी प्रकार क्या होगा? रोटेशनल मोशन में चेंज लाने के लिए हम किससे मेजर करेंगे? उसके एंगुलर मोमेंटम से। अगर एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है तो वहां पर क्या लगेगा? अधिक टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो दूसरा अपने पास में एंगुलर मोमेंटम और दूसरा क्या आता है? टॉर्क आता है। बल आघूर्ण, ठीक है, दूसरा अपने पास में क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, बल आघूर्ण आ जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है कि रोटेशनल मोशन के अंदर यानी इतना फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पर, इस प्रकार से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो क्या हो जाए? रोटेट करना शुरू करे। तो वो जो फोर्स और अपने पास में R क्रॉस F का जो मान आएगा वो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, यानी जो फोर्स जो अपना लीनियर मोशन के अंदर फोर्स की जो इंपॉर्टेंस होगी या फोर्स जो होगा उसके इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में क्या होगा? टॉर्क होगा। ठीक है, बल आघूर्ण होगा। यानी एक तरीके से ये वो फोर्स होगा जो कि किसी बॉडी के अंदर क्या कर सके? रोटेशनल मोशन को स्टार्ट कर सके, घूर्णन गति ला सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक रिजिड बॉडी के लिए क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की जो हमारी डेरिवेशन थी J इक्वल टू R क्रॉस P होता है। ठीक है,
P इक्वल टू हम एम भी लिख सकते हैं, तो ये अपना बन जाता है आर क्रॉस P इक्वल टू क्या होगा, एम वी होगा, और V को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने पास में J इक्वल टू हमारे एक रिलेशन आया था J इक्वल टू आई ओमेगा, जहां पर हमने I डिफाइन किया था एम आर स्क्वायर को। ठीक है, J इक्वल टू क्या था अपना, आई ओमेगा था। यहाँ पर इस यूनिट के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, हम क्या पढ़ेंगे, दृढ़ पिंड की गतिकी को पढ़ेंगे, डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, कोई रिजिड बॉडी है और उसके रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की जब रोटेशनल मोशन को हम स्टडी करेंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास जब हम पढ़ रहे थे, और टॉर्क के बारे में भी पढ़ चुके हैं। टॉर्क की जो हमारी यूनिट होगी न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, और टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज लाना है तो वहां पर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, और इसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमने पढ़ा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिंड पर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो, अगर जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ ली है, इस चैप्टर में फिर से हैं आप लोगों के, तो एक बार रिवाइज कर लेना, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें से देख लेना। ठीक है, अब जो अपने पास में I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हम मान रहे हैं, तो I भी क्या है, ये भी मास का इक्विवेलेंट मान सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण होता है, यानी एक तरीके से मास की प्रॉपर्टी है ये। जिस तरीके से कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी इनर्शिया की उसको बनाए रखती है, स्टेट को, यानी जड़त्व में रहती है, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, उसमें चेंज आता है। तो उसके अंदर जितना मास होगा उसका उतना ही क्या करेगी, वो उस फोर्स को क्या करती है, विरोध करती है। तो अगर जितना ज्यादा मास है उतना ही अपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होगा कि अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जड़त्व आघूर्ण अगर अधिक है तो क्या लगाना पड़ता है, मोमेंट, ये अगर अधिक होगा तो टॉर्क अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, जब हम जड़त्वीय कोफिशिएंट, इनर्शियल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ठीक है, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी।
बॉडी। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो हमारी रोटेटिंग बॉडी होती है, ठीक है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि F इक्वल टू dp अपॉन dt अपने पास में होता है, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है अपने पास में कि F इक्वल टू हमने ma लिखा और ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dt m d2r अपॉन dt2 इक्वल टू ma, ठीक है। इस प्रकार अपने पास में क्या आ जाती है, इक्वेशन आती है। तो हम अब क्या निकाल रहे हैं, रोटेशनल मोशन के लिए निकाल रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है कि कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो किसके इक्वल होती है, टॉर्क के इक्वल होती है, इसके बल आघूर्ण के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होने की जो रेट होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क की अगर इक्वल होती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, टो इक्वल टू dj अपॉन dt, ठीक है, टो इक्वल टू dj अपॉन dt लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, j इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, टो इक्वल टू अपने पास में dj अपॉन dt होगा। तो ये अगर अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, एक से ज्यादा अगर पार्टिकल्स का सिस्टम है, यहाँ पर अपना टो क्या है, टो एक्सटर्नल है, और जो अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा उनके लिए j का मान क्या हो जाएगा, j इक्वल टू क्या होगा, j1 j2 j3। तो हम किसी ith पार्टिकल के लिए j लिख के उसका समीशन ले सकते हैं। तो j इक्वल टू जैसे अपने पास में क्या होता है, r क्रॉस p, यहां हम लिख सकते हैं r क्रॉस mv, ठीक है। ये अपने पास में एंगुलर मोमेंटम का मान होता है। और अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा j इक्वल टू समीशन ऑफ ji, ठीक है। तो यहां से अपना जो ये टोटल j हम लिख रहे हैं वो हम किसके लिए लिख रहे हैं, n पार्टिकल्स के लिए। तो यहां से हो जाएगा जहां j इक्वल टू समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n ji, ठीक है। कण तंत्र का कुल कोणीय संवेग है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये अपने पास में समीशन ऑफ ji है। इसी प्रकार जो टॉर्क होगा, तो एक्सटर्नल जो है वो भी क्या होगा कि अपने पास में टोटल आ जाएगा, टो इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 टू n टो i, ठीक है। जिस प्रकार हमने j को लिखा उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो टो एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया dj अपॉन dt। अब जो j होता है उसको क्या लिख सकते हैं, j इक्वल टू i ओमेगा, जो कि j इक्वल टू i ओमेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टो एक्सटर्नल इक्वल टू d अपॉन dt i ओमेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल का अपने पास में मान आ गया d अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू i ओमेगा।
तो यहां से टो एक्सटर्नल हो गया आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये अपने पास में बन गया टो इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। और जो डी ओमेगा अपॉन डी टी है ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। ठीक है, इसे हम लिखते हैं आई अल्फा से, जहां पर अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फा। जिस प्रकार अपने पास में लीनियर मोशन के अंदर क्या होगा, ए से हम डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू अपना क्या होता है, डीवी अपॉन डी। ठीक है, और वी क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक तरीके से जो A इक्वल टू होगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, d अपॉन dt, dr अपॉन dt। तो ये d2r अपॉन dt2 होता है। उसी प्रकार अपने पास में क्या होगा, एंगुलर मोशन के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार अपने पास में एंगुलर मोशन के अंदर क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो लीनियर मोशन के अंदर तो अपने पास में क्या हो रहा होता है, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं